Hello students, how are you? So today we are going to start our class 10th science. ठीक है बेटा, हम लोग क्लास 10 साइंस की आज स्टार्टिंग करेंगे और हम लोग बेटा सीबीएसई एनसीईआरटी करिकुलम को ही फॉलो करेंगे. ठीक है, क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी करिकुलम. ठीक है, और बेटा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई एनसीईआरटी करिकुलम के हिसाब से वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो बेटा चलो बिना टाइम खराब करें जल्दी से हम लोग ये समझते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, और बेटा मैं आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले ये जरूर बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा आप लोगों के लिए. ठीक है, पहला पॉइंट इंटरेस्टिंग क्यों है, पहला पॉइंट. ठीक है बेटा, आप लोगों ने कई बार अपने सीनियर्स को या स्कूल में अपनी केमिस्ट्री लैब जरूर देखी होंगी जिसमें कि सीनियर्स आपके कुछ केमिकल रिएक्शंस करते होंगे, एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिक्स करते होंगे. ठीक है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है कि पता नहीं ये लोग कैसे कोई एक केमिकल में दूसरे केमिकल मिला देते हैं. ठीक है, कई बार आपने ऐसे किस्से भी सुने होंगे कि आपकी केमिस्ट्री लैब में ब्लास्ट हो गया. ठीक है, तो बेटा उन्होंने ये चैप्टर जरूर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा. अगर पढ़ा होता तो ये ब्लास्ट होता ही नहीं. ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर हम इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होती क्या है. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती क्या. आपने अक्सर बहुत बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस देखी होंगी. ठीक है, अपनी बुक्स में देखी होंगी या आपके अगर बड़े भाई बहन होंगे तो उनकी 11th की केमिस्ट्री की किताब में या 12th की केमिस्ट्री किताब में अक्सर देखी होंगी. तो बेसिकली उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. ठीक है, तो बेटा वो केमिकल रिएक्शंस आती कैसे हैं, ठीक है, उनको लिखने का तरीका क्या होता है. ठीक है, उसमें कुछ कंसेप्चुअल चीजें होती हैं, वो हम सब कुछ इस चैप्टर में समझेंगे. ठीक है, चलो बेटा देखते हैं. सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली केमिकल रिएक्शन पे बात करनी है. तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है, ठीक है, किस वजह से होती है. ठीक है, और फिर उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे. केमिकल रिएक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखते हैं. ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. बेसिकली बेटा हम लोग लेक्चर 1 में इतना ही पार्ट कवर कर पाएंगे. उसके बाद लेक्चर 2 में हम कवर करेंगे केमिकल इक्वेशंस का पूरा पार्ट. केमिकल इक्वेशंस का पूरा पार्ट और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी हम इसमें ही देखेंगे. केमिकल इक्वेशंस में बेटा बेसिकली हमें यह पता होगा, पहले तो हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्यों होती है, किस वजह से होती है. ठीक है, उसके बाद उस केमिकल रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं. बेसिकली उस केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ही लिखते हैं, पर कैसे लिखते हैं, उसका तरीका क्या है. ठीक है, उसमें इस तरफ कौन से चीजें लिखते हैं, ठीक है, एरो के इस तरफ कौन सी चीजें लिखते हैं, वो सारी चीजें हम बेटा केमिकल इक्वेशंस में समझेंगे. देखो इसमें पहला पॉइंट यही है, राइटिंग है केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, उसके बाद सबसे ट्रिकी पार्ट है बेटा इस चैप्टर का बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, कुछ इक्वेशंस हमें ऐसी मिलेंगी, ठीक है, जो कि बैलेंस्ड होंगी, कुछ इक्वेशन ऐसी मिलेंगी जो कि अनबैलेंस्ड होंगी. अभी आपको समझ में नहीं आएगा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का क्या मतलब है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको ये सब कुछ क्लियर होगा बेटा. ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो भी कोई इशू नहीं है. ठीक है, सब समझेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे. जितनी जरूरत होगी मैं आपको पुराना आपका रिकैप भी दूंगा, रिवीजन भी दूंगा. अक्सर हमें चीजें याद नहीं रहती हैं, है ना, कोई बात नहीं. ठीक है, चलो अब हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो उसको बैलेंस्ड करने के क्या स्टेप्स हैं, उसका तरीका क्या है. ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें हमें बहुत ध्यान से समझनी है. वैसे तो चैप्टर पूरा ही ध्यान से समझना है, पर इन दोनों चीजों पे हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहना है. ठीक है, क्योंकि काम तो बेटा सब कुछ 11th में आएगा ही. ठीक है, पर ये बेटा मतलब अगर आपको केमिकल रिएक्शंस लिखनी आ गई ना तो बेटा आपका केमिस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़िया जाने वाला है क्लास 11th और क्लास 12th में. ठीक है, सिर्फ मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात ही नहीं कर रहा हूं. ठीक है, आपके ओलंपियाड्स और एनटीएससी लेवल पे भी ये चीजें बहुत काम आएंगी. आगे चलते हैं. उसके बाद बेटा इसी लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं. मैं आपको रफली यहां पे बता देता हूं. केमिकल रिएक्शन वैसे 5 तरीके की होती है. ठीक है, फर्स्ट टाइप होता है उसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट जिसको कि हम बोलते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ टाइप होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, जिसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो. ठीक है, अभी बस समझ लो, सुन लो. ठीक है, हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे. और फिफ्थ टाइप होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन.
ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो उसी रिएक्शन पे बेस्ड है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। बेसिकली हमें इसमें एक तो रस्टिंग पढ़ना है, रस्टिंग आप कह लो या कोरोजन कह लो। ठीक है, कोरोजन कहो तो अच्छा लगेगा, कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन और रेंसिडिटी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मैंने सिर्फ अभी आपको टॉपिक्स बताए हैं, कुछ पढ़ाया नहीं है। ठीक है बेटा, ये जो टॉपिक है हम इसको कोशिश करेंगे कि सेकंड लेक्चर में ही कवर कर दें, वरना बेटा थर्ड लेक्चर तक तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर बेटा हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे, आपको समझ में भी आएगा एक्सपेरिमेंट्स से। बेटा बेसिकली मैं वीडियोस कुछ यूज करूंगा जिससे मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स दिखा सकूं और वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, ये चैप्टर हमें बेटा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है हमें इस चैप्टर को पढ़ने में। तो बिल्कुल बस आप वीडियो पे थोड़ा सा फोकस रखिए। ठीक है, मेरे को देखते रहिए, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलो बेटा शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। चलो बेटा इस चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, और हमें इनको पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो बेटा कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक पेपर को तो बर्न किया होगा। ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर है या जिस पेपर पे आप लिखते हो उसको कभी ना कभी तो बर्न किया होगा। ठीक है, तो जब बेटा आप उस पेपर को बर्न करते हो तो होता क्या है, देखो जब एक पेपर है, आपने क्या किया, इस पेपर को बर्न किया। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है बेटा, एक ब्लैक कलर की ऐश मिल जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, जब आपने पेपर को बर्न किया तो बेसिकली आपको क्या मिल गया, एक तरीके की ऐश मिल गई बेटा। या फिर आपने कभी ना कभी पेट्रोल में आग लगती हुई तो देखी होगी, कभी ना कभी पेट्रोल को बर्न होता हुआ देखा होगा। तो पेट्रोल जब बर्न होता है तो बेटा क्या होता है, ठीक है, जैसे ही मान लो एक जगह पे पेट्रोल पड़ा है, ठीक है, आपने उसको फायर दी मैच स्टिक से, तो क्या होगा, वो बर्न होगा। ठीक है, कभी ऐसा करना मत। ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखा भी होगा पेट्रोल जैसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, मान लो पेट्रोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर पेट्रोल है। ठीक है, आपने जैसे ही इसको फायर दी तो क्या करेगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा और हवा में एवोल्यूट हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ठीक है, आप मान लो कि जो आयरन की रस्टिंग होती है, ठीक है, आयरन, ठीक है, आयरन के बारे में तो आपको पता होगा, लोहा। ठीक है, क्या होता है, जनरली हमारे घर के आसपास या बाहर की तरफ या छत पे काफी सारा लोहा पड़ा होता है। ठीक है, तो उस लोहे में क्या होता है कि जंग लग जाती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं बेटा, रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है या किसी तरीके का कुछ चेंज होता है कि जो लोहा आपने ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ होता है, या कई बार ठीक है अपने कलर का ही होता है, जैसे कि स्टील ग्रे कलर का, ठीक है, या मान लो ब्राउनिश कलर का। ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है, वो किस में चेंज हो जाता है, एक रेड कलर की रस्टिंग में चेंज हो जाता है, ब्राउन रेड कलर की एक रस्टिंग में चेंज हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा। ठीक है, तो बेटा ये जो सारे चेंजेस होते हैं, पेपर का बर्न होना, ठीक है, ऐश में कन्वर्ट होना, ठीक है, रस्टिंग होना, ठीक है, पेट्रोल का आग लगाते ही, फायर लगाते ही, बर्न करते ही उड़ जाना। ठीक है, ये जो सारे चेंजेस होते हैं बेटा हम इनको बोलते हैं केमिकल, ध्यान से समझना बेटा, इनको चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। बेटा केमिकल चेंजेस ही क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखो पेपर की जो नेचर, जो पेपर का नेचर एंड उसकी जो आइडेंटिटी थी, पेपर का जो नेचर था और जो उसकी आइडेंटिटी थी वो बर्न होने के बाद कंप्लीटली चेंज हो गई, बर्न होने के बाद कंप्लीटली चेंज हो गई। ठीक है, देखो हुआ क्या, पेपर को आप कैसे भी फोल्ड कर लो, मोड़ लो, ठीक है, उस पे पेंसिल से लिख लो, ठीक है, पर क्या प्रॉपर्टी वो ऐश की भी होती है, क्या वो प्रॉपर्टीज ऐश की भी होती हैं, ब्लैक कलर का जो हमें ऐश मिलता है उसकी भी क्या यही प्रॉपर्टीज होती है, उसको आप मोड़ सकते हो, नहीं मोड़ सकते, वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है, बिखर जाएगा। ठीक है, क्या ऐसी ही प्रॉपर्टीज जो आपकी नॉर्मल स्टील है और जो रस्ट हुई स्टील होगी, ठीक है, क्या उसमें भी वही प्रॉपर्टीज होंगी,
नहीं, उसमें भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। देखो स्टील तो बेटा बहुत हार्ड होता है, पर जो रस्ट होती है वो बहुत हल्की पतली सी एक लेयर रह जाती है, ठीक है, जिस पे आप ऐसे करके, अगर ऐसे करके तोड़ोगे तो ही टूट जाएगा, पर जबकि जो आयरन होगा उसको आप ऐसे करके नहीं तोड़ सकते नॉर्मली, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये बेटा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं। किस में चेंजेस होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं, इसलिए इन चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है। इन चेंजेस की सबसे ज्यादा खास बात, ठीक है, कि ये इरिवर्सिबल होते हैं। क्या आप ऐश को दोबारा पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप रस्ट को दोबारा आयरन में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप उड़े हुए पेट्रोल को दोबारा लिक्विड फॉर्म में, पेट्रोल की लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं बेटा, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इन चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं और बेसिकली नेचर एंड आइडेंटिटी बदल देते हैं, ठीक है। जो भी सब्सटेंस, ठीक है, जो भी सब्सटेंस यहाँ पे होता है और जब कोई रिएक्शन होती है तो उसके बाद वो जब चेंज होता है तो उसकी जो केमिकल चेंजेस होती हैं उसमें चेंजेस हो जाते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। इस वजह से इस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। बेटा एक लॉ, एक नियम ध्यान रखना, जब भी इस दुनिया में केमिकल चेंज होगा तो वहां पे केमिकल रिएक्शन जरूर होगी। जब भी इस दुनिया में कोई भी केमिकल चेंज होगा तब तक केमिकल रिएक्शन जरूर होगी, ठीक है। बात समझ में आई? जब कोई भी केमिकल चेंज होगा तब तक केमिकल रिएक्शन जरूर होगी, ठीक है। देखो इधर बेसिकली क्या हुआ, पेपर को जब आपने बर्न किया, ठीक है, देखो बेटा पेपर भी एक तरीके की कार्बन की फॉर्म है ना, और ये जो ऐश होगी ये भी एक तरीके की कार्बन की फॉर्म है, ठीक है। तो बेटा जो केमिकल रिएक्शन हुई, जब पेपर बर्न हुआ तो कार्बन से तो हमें कार्बन की फॉर्म ही मिली, पर हुआ क्या, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया। एटम्स के रीअरेंजमेंट होने की वजह से, ठीक है, एटम्स के रीअरेंजमेंट होने की वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आ गए। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, दूसरा नियम, जब भी दूसरा रूल, दूसरा लॉ, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तब तक एटम्स का रीअरेंजमेंट जरूर होगा। बेटा तब एटम्स का रीअरेंजमेंट जरूर होगा, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए बेटा सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम बेसिकली एटम्स कहते किसको हैं। एटम्स हम कहते किसको हैं? अगर आपको पता है कि हम एटम किसको कहते हैं तो बेटा बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता तो एक बार देख लो, ठीक है। देखो बेटा हम एटम किस चीज को कहते हैं मैं आपको बताता हूं। बेटा एटम एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है सब्सटेंस की, स्ट्रक्चर यूनिट है सब्सटेंस की, जिसको कि हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। अब सर आप बोलोगे सर हमें तो पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, पर बेटा मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप एटम को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। आपको यह तो पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, पर आप एटम को तोड़ नहीं सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियस को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेटा देखो समझो, ये एक एटम है, ठीक है, मान लो ये एक एटम है, ठीक है। इसी के तरीके का एटम अगर इस एटम के साथ जुड़ेगा, ठीक है, या इसी के तरीके के 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, ठीक है, आपस में जुड़ेंगे तो बेटा ये बनाएंगे मॉलिक्यूल, ये बनाएंगे बेटा मॉलिक्यूल, ठीक है। 2 एटम जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे बेटा? मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत सारे एटम्स जुड़ के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, तो बेटा 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके, 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके बेटा क्या बनाएंगे? एलिमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एलिमेंट बनाएंगे। हाँ एलिमेंट, बेटा ये वही एलिमेंट है
ठीक है, जिनको आप पीरियोडिक टेबल में देखते आ रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप देखते आ रहे हो बेटा हाइड्रोजन को, जिसको कि H लिखते हैं। आप देखते आ रहे हो हीलियम को, जिसको कि He लिखते हैं। आप देखते आ रहे हो बेटा कैल्शियम को, जिसको Ca लिखते हैं। आप देखते आ रहे हो कार्बन को, जिसको C लिखते हैं। आप देखते आ रहे हो नाइट्रोजन को, जिसको N लिखते हैं। और एग्जांपल्स दूं, आप देखते आ रहे हो बेटा ऑक्सीजन को, जिसको O लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में एक एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड है। इन सब के बेटा डिफरेंट डिफरेंट मासेस होते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मासेस होते हैं। ठीक है, अब ये तो एलिमेंट तो बन गया। ठीक है, इस तरीके के एलिमेंट तो बन गए। अब सर जब एलिमेंट से एलिमेंट जुड़ जाएगा तब क्या बनेगा? अब बेटा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में जुड़ जाएंगे तो बेटा ये मिलके क्या बनाएंगे? ये मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। ये मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि आपका एक कंपाउंड क्या है बेटा? कॉमन सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं NaCl। NaCl। ठीक है बेटा, Na और Cl में, ठीक है, जो Na है ये एक एलिमेंट है और जो Cl है ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, Na बेटा क्या है? Na बेटा क्या है? Na को हम बोलते हैं सोडियम और Cl को बेटा हम बोलते हैं क्लोरीन। Na को हम बोलते हैं सोडियम और Cl को बेटा हम बोलते हैं क्लोरीन। तो बेटा एटम्स, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलके बेटा एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसी तरीके से मॉलिक्यूल और बनेंगे जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे, यानी कि दो या दो से ज्यादा जब मॉलिक्यूल मिलेंगे तो वो एक एलिमेंट बनाएंगे। इसी तरीके से एक और एलिमेंट बना होगा जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे तो बेटा वो एक कंपाउंड बनाएंगे। आई बेटा बात समझ में? ठीक है, तो बेटा अब हम शुरू करते हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझना। बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझ में आ गए हैं। अब जब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो बेटा कुछ हम डेफिनेशंस भी देखेंगे, उन डेफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे भी। और बेटा मैंने आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन दे दिया है, इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा और बेटा थ्योरेटिकली हम और समझ लेंगे। हम ये समझते हैं केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से पहले मैंने आपको ये बताया कि केमिकल चेंजेस किसको कहते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं बेसिकली केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन क्या होती है। मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लो। प्रोसेसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी, लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विथ सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई सब्सटेंस ओरिजिनली जैसा है, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद ओरिजिनली जिस नेचर और जिस आइडेंटिटी का है, रिएक्शन होने के बाद अगर वो अपना नेचर और आइडेंटिटी दोनों बदल दे, ठीक है, अगर वो अपना नेचर और आइडेंटिटी दोनों बदल दे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। उसको हम बेटा उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, अब मैंने आपको यह भी बताया था कि दुनिया में जहां पे भी केमिकल चेंज हो रहा होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन जरूर होगी। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जिस भी प्रोसेस में केमिकल चेंज हो रहा होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस का नाम है, सॉरी बेटा केमिकल चेंज एक प्रोसेस का नाम है। जहां पे भी केमिकल चेंज हो रहा होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन बेटा क्या होता है? कुछ नहीं होता, केमिकल रिएक्शन एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है? एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। बेटा एटम यहाँ पे भी सेम होते हैं, यहाँ पे भी सेम होते हैं, बस उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये एटम्स का रीअरेंजमेंट ये बार बार टर्म आ रहा है, ठीक है, तो एक बार हम इसको समझ ही लेते हैं कि बेसिकली एटम्स का रीअरेंजमेंट होता क्या है। ठीक है, और एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि बेटा मानो
आपने कॉमन सॉल्ट के बारे में तो सुना ही है, मैंने पहले एग्जाम्पल भी दिया था, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। बेटा जब सोडियम और क्लोराइड आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तब एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये किस तरीके का बॉन्ड होता है ये बेटा बात की बात है, अभी बस इतना ही समझो कि ये एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने NaCl को तोड़ने के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, ठीक है। तो ये Na और Cl अलग अलग टूट गए, Na और Cl अलग अलग टूट गए। अब देखो बेटा, ठीक है, ये बॉन्ड बेसिकली हमने ब्रेक करना था, तो हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया और Na और Cl अलग अलग टूट गए, ठीक है। तो बेटा यहां पे समझने वाली जो चीज है वो देखो कि यहां पे Na का एक एटम है और Cl का भी एक एटम है, ठीक है। इन दोनों ने मिलके बेटा क्या बनाया है, यहां पे क्या बनाया है बेटा, सोडियम क्लोराइड बनाया है ना। सोडियम क्लोराइड तो आपने देखा ही है, ठीक है, जो नमक के इतने बड़े बड़े क्रिस्टल से देखे होंगे, ठीक है, उसी को बेटा हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड बोलते हैं बेटा उसी चीज को। और बेटा जब हमने इसको तोड़ा, ठीक है, तो एक किसमें टूटा, सोडियम बेटा अलग हो गया और क्लोरीन बेटा अलग हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन तो एक फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्लोरीन एक फॉर्म ऑफ एलिमेंट है, सोडियम भी एक फॉर्म ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं, Na और Cl की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेटा NaCl से यानी कि सोडियम क्लोराइड से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। Na जो बेटा होता है, सोडियम जो होता है, हम वो इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको नॉर्मली नाइफ से कट कर सकते हैं। पर क्या आप सोडियम क्लोराइड को नाइफ से कट कर सकते हो? सोडियम क्लोराइड को नाइफ से कट कर सकते हो? नहीं। सोडियम क्लोराइड को तो बेटा हैमर करना पड़ता है, ठीक है, तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा बताने, मेरे को इतना सब कुछ समझाने का मतलब ये है कि बेटा देखो NaCl की प्रॉपर्टीज अलग थी और Na और Cl क्लोरीन की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज जो हैं वो दोनों एटम से, दोनों एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। सॉरी, एटम्स नहीं, दोनों एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो कि Na का यहाँ पे एक एटम था, ठीक है, Na का यहाँ पे भी एक एटम है, ठीक है, Na का Cl का यहाँ पे एक एटम था, बेटा Cl का यहाँ पे भी एक एटम है, ठीक है। तो हुआ क्या कि एटम्स का रीअरेंजमेंट ही तो हुआ, एटम्स का एक तरीके से रीअरेंजमेंट ही तो हुआ, है ना। तो इसी बेटा चीज को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। तो बेटा केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है। अब एक लास्ट बात जो केमिकल रिएक्शन के बारे में मेरे को आपको बतानी रह गई है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात बेटा समझ लो, मान लो इधर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और ये एलिमेंट्स हैं A और B, ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन हो गई, हमें कोई एलिमेंट्स मिल गए बेटा C और D, ठीक है। तो बेटा बेसिकली जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इनको हम क्या बोलते हैं, जो रिएक्शन में इस तरफ लिखे होते हैं, यानी कि जो भी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड चीजें लिखी हुई होती हैं और जो भी रिएक्शन में राइट हैंड साइड चीजें लिखी हुई होती हैं, उनका बेसिकली नाम क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें बेटा लेफ्ट हैंड साइड में केमिकल रिएक्शन में लिखी होती हैं उनको हम बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जितनी भी चीजें, ठीक है, ये बेटा मान लो कि ये एरो जो है, ठीक है, ये एरो आपको हर रिएक्शन में देखने को मिलेगा, ये एरो हर रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा। इस एरो की टेल में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और इस एरो का बेटा ये हेड होगा, ठीक है, ये टेल होगी, ये हेड होगा। इस एरो के हेड में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उसको हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट्स, उसको हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड हो गया,
और ये बेटा राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। बेटा जनरली एरो के ऊपर, ठीक है, एरो के ऊपर हम ये लिखते हैं हमने कौन सा मेथड यूज किया है इस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। जनरली यहाँ पे हम कोई कंपाउंड्स के नाम भी लिखेंगे, ठीक है, जो कि एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है, कैटलिस्ट एक नया टर्म आया, इसको लिए बेटा अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लो, कैटलिस्ट वो कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन शुरू करने के या खत्म करने के, अगर कोई रिएक्शन शुरू करनी होती है तब हम वो कैटलिस्ट डालेंगे, या फिर रिएक्शन चल रही होती है अगर उसे रोकना होता है तब हम एक कैटलिस्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रिएक्शन खत्म करने के और शुरू करने के काम में जो कंपाउंड आते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा कैटलिस्ट। ये जरूरी नहीं है हर रिएक्शन में हो, पर कुछ कुछ रिएक्शंस में बेटा यूज किए जाते हैं। और उसके अलावा जो भी मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था NaCl का जब हम बॉन्ड तोड़ रहे थे तब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लिखा था, ठीक है। तो हमने कौन सा मेथड क्या यूज किया है, ठीक है, तो वो बेटा हम यहाँ पे जरूर मेंशन करते हैं, ठीक है। बेटा यही सारी बातें थी जो मेरे को आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बतानी थी, ठीक है। अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्यों बेटा, मजा आ रहा है ना, चैप्टर बढ़िया से चल रहा है, अब तक सबको समझ में आया है ना आपको, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही समझते समझते आगे बढ़ते रहो अच्छे से, कोई चैप्टर टफ नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। बेटा सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसको हम बोलेंगे चेंज इन स्टेट। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो प्रोडक्ट्स जब भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या किस किस तरीके का नेचर प्रेजेंट करते हैं या किस किस तरीके की चीजें उनमें होती हैं, ठीक है। तो बेटा जब भी रिएक्टेंट, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट अगर मान लो यहाँ पे लिखा है चेंज इन स्टेट, ठीक है, तो स्टेट का क्या मतलब है, ये यूपी, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक वाली स्टेट नहीं है, ये बेटा कौन सी स्टेट है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस वाली स्टेट है। हाँ ये तो हमने पढ़ा था बेटा, कहाँ पे पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। कौन से चैप्टर में पढ़ा था बेटा, मैटर में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये बेसिकली तीन तरीके की स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो मान लो जब भी कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, वो कोई सॉलिड की फॉर्म में है, ठीक है, वो किसी सॉलिड की फॉर्म में है, तो जरूरी नहीं है बेटा जो हमें प्रोडक्ट मिले वो भी सॉलिड की फॉर्म में मिले, ठीक है। हो सकता है वो हमें लिक्विड की फॉर्म में मिल जाए, ये भी हो सकता है वो हमें गैसियस स्टेट में मिले, ठीक है। सेम गोज विद लिक्विड ऑल्सो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड की फॉर्म में है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा, ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। सेम गोज विद गैस ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि कोई भी रिएक्टेंट जो है वो गैस की फॉर्म में है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी गैस की फॉर्म में मिलेगा, हो सकता है वो हमें सॉलिड की फॉर्म में मिल जाए, हो सकता है वो हमें लिक्विड की फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। चलो बेटा अब जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो है बेटा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर बेटा हो सकता है जो रिएक्टेंट है वो वाइट कलर का है और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो येलो कलर का मिल रहा है, ठीक है। ये बेटा बहुत कॉमन होता है चेंज इन कलर, ठीक है। हम इस पे बेटा एक्सपेरिमेंट भी अभी देखेंगे थोड़ी देर में, हम बेटा सारी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक एक एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर में जरूर करेंगे, ठीक है। मैं आपको बेटा कुछ वीडियोस की मदद से सारी जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 1 बाय 1 करके समझाऊंगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा बेटा जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी बस इनको समझो जितना मैं समझा रहा हूं, अभी देखते चलो, ठीक है। बेटा थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो है इवैल्यूएशन ऑफ गैस। बेटा कई बार ऐसा भी होगा कि मान लो कोई रिएक्शन हुई तो गैस इवॉल्व हो गई, जैसे कि जब हम पेट्रोल को बर्न कर रहे थे तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में, एनवायरनमेंट में कहीं उड़ जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। बेटा जनरली आपको हाइड्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्यूट होती हुई दिखेगी, और जब भी कोई गैस इवोल्यूट होगी, ठीक है, तो हम वहां पे एक एरो लगाएंगे,
ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, ब्रैकेट में इस तरीके का एरो हम जनरली यूज करेंगे, क्या इंडिकेट करने के लिए कि ये गैस हवा में इवेल्युएट हो गई, ठीक है, एवोल्यूट हो गई, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है बेटा। चलो और फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो बेटा होगा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बेटा, ये भी कई बार हमें रिएक्शंस में देखने को मिलता है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बेटा। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होगा कि हमें किसी कंपाउंड का या कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, अगर कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी बाहर रिलीज होगी, एनर्जी बाहर रिलीज होगी, ठीक है, और कई बार ऐसा होगा हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ठीक है, या जब भी रिएक्शन होगी तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, या मान लो हीट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा जिस भी रिएक्शन में, ठीक है, ये चेंज इन टेम्परेचर भी बेटा रिएक्शन जो है वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक होती है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और बेटा दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा इनका मतलब समझ लेते हैं बेटा, जैसे कि एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, एक्सो का मतलब क्या होता है आउटसाइड, और थर्मिक का मतलब क्या होता है हीट। जब भी हीट एनर्जी रिएक्शन में से, हीट एनर्जी जब भी रिएक्शन में से बाहर की तरफ निकले, ठीक है, जब भी हीट एनर्जी रिएक्शन में से बाहर की तरफ निकले, मतलब एक्सो का मतलब क्या है बेटा आउटसाइड, ठीक है, एक्सो का मतलब क्या है आउटसाइड और थर्मिक का मतलब क्या है हीट। जब भी हीट एनर्जी बाहर की तरफ निकले तो उस रिएक्शन को हम बेटा हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और बेटा एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, और थर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा हीट। बेटा जब भी रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट एनर्जी बाहर से देनी पड़े, यानी कि जो रिएक्शन होगी वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, जब भी हमें हीट एनर्जी बाहर से देनी पड़े तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब इनसाइड, थर्मिक का मतलब हीट, जब भी हमें हीट एनर्जी बाहर से देनी पड़े, ठीक है, उसका क्या मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इन दोनों की डेफिनेशंस थोड़ी देर में और प्रॉपर्ली लिख लेंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं बेटा, फिफ्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी रह गई, ठीक है, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है बेटा। प्रेसिपिटेट जनरली वो चीज होती है जो केमिकल रिएक्शन में, जब भी बेटा केमिकल रिएक्शन मान लो पूरी हो गई और केमिकल रिएक्शन में कोई एक ऐसा सब्सटेंस बच गया जो कि आगे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कोई भी मान लो एक ऐसा सब्सटेंस बच गया, वो लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वो अगर गैस की फॉर्म में होगा तो बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगा, ठीक है, वो या तो लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या फिर वो सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है जो कि आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या वो बेटा बच जाएगा, रिएक्शन में अलग से दिखेगा, कोई भी मान लो कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस नया बना, ठीक है, वो उसमें अलग से दिखेगा, ठीक है, एक रिएक्शन अभी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई चीज ऐसी बच जाएगी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट आगे नहीं करेगी तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है। जनरली इसको हम PPT लिख देते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो बेटा अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। बेटा हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ठीक है, जब हम मैग्नीशियम को इन प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। बेटा देखो ये मैग्नीशियम स्ट्रिप है जो कि मैग्नीशियम रिबन में से काटी गई है, ठीक है, आप देख पा रहे हो इसका कलर सिल्वर है। ये बेंसन बर्नर है, ये वॉच ग्लास है, ठीक है, इससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा तो हम वॉच ग्लास में कलेक्ट करेंगे और वो पेयर ऑफ टोन्स है, ठीक है। तो बेटा सारी चीज़ें एक बार साइड कर देते हैं। रिएक्शन एक बार दोबारा समझ लो बेटा, Mg 2Mg इसलिए लिखा है क्योंकि मैग्नीशियम का 2 एटम्स हम यूज़ कर रहे हैं। ऑक्सीजन O2 इसलिए लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन इसी फॉर्म में मिलता है, और जब
इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। चलो बेटा, पेयर ऑफ टोंग्स से एक बार मैग्नीशियम स्ट्रिप को, ठीक है, लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत हैंडी है ये, ऐसे ही हाथ से ही टूट जाता है। ठीक है, देखो बेटा, ये सिल्वर इन कलर है और जब ये बर्न हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हमें मिलेगा तो ये वाइट फ्लेम के साथ जलेगा, वाइट ड्रिजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा। देखो बेटा, बहुत मुश्किल होता है इस फ्लेम को देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा एक बार। ठीक है, देखो, वाइट ड्रिजलिंग स्पार्कलिंग फ्लेम। ठीक है, अब देखो ये वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलेगा। देखो वाइट इन कलर होगा, पहले सिल्वर इन कलर था, अब देखो वाइट इन कलर हो गया और इसको हम लोग वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, देखो वाइट इन कलर है, वॉच ग्लास में हमने ले लिया, थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए देखने में। देखो वाइट कलर मैग्नीशियम रिबन। ठीक है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट पूरा होता है। चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। बेटा ये हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करके बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का बेटा फॉर्मूला होता है CaO। ये इस वाले बीकर में वाटर है, ये लिटमस पेपर है, एक तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, एसिड या बेस चेक करने के लिए। और जो एक बीकर रखा है इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड को डालेंगे इस वाले बीकर में और ऊपर से वाटर डालेंगे। बेटा ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मैं आपको पहले कैल्शियम ऑक्साइड दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, ये वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, अक्सर इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम या आप चूना भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो ये बेटा थोड़ा सा पाउडर जो क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड का है, ये हम एक बीकर में डालते हैं। ये देखो बेटा बिल्कुल पाउडर फॉर्म है। ठीक है, और अब हम इसमें वाटर डालेंगे तो ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में कि ये वाटर में कम्प्लीटली सॉलेबल नहीं होता। ठीक है, ये वाटर में कम्प्लीटली सॉलेबल नहीं होता, ये सॉलेबल तो होता है बट पूरी तरीके से सॉलेबल नहीं होगा। ठीक है, चलो बेटा हम इसमें एक बार वाटर डालेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। ये हमने इसमें बेटा वाटर डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको शेक करेंगे जिससे प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। और बेटा देखो जैसे कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो ये बीकर है ये बेटा थोड़ा सा गर्म हो गया है, बीकर थोड़ा सा गर्म हो गया है। और एक बार शेक करते हैं तो जिससे और रिएक्शन अच्छे से हो जाए। बेटा ये लिटमस पेपर होता है, ठीक है, ये रेड लिटमस पेपर है। जब भी हम रेड लिटमस पेपर को किसी बेस में डालेंगे, रेड लिटमस पेपर को किसी बेस सॉल्यूशन में डालेंगे या किसी बेस से टच करेंगे तो बेटा इट टर्न्स ब्लू। रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न हो जाएगा। बेटा ये एसिड और बेस चेक करने के लिए लिटमस पेपर को हम यूज़ करते हैं। देखो बेटा ये स्ट्रिप है लिटमस पेपर की, ये मैंने इस केमिकल में डाली और देखो लिटमस पेपर बेटा ब्लू कलर का हो गया। ये इस वजह से हो गया क्योंकि ये जो है बेस सॉल्यूशन है और ये अभी भी थोड़ा सा हीटेड अप है। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा गर्म है। देखो बेटा लिटमस पेपर पूरा ब्लू टर्न हो गया है, यानी कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है जिसमें भी OH होता है। जिस सॉल्यूशन में OH होगा वो बेटा बेस सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा गर्म है और आप देखो बेटा ये ना कैल्शियम ऑक्साइड कम्प्लीटली वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म नीचे रह गया है। ठीक है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने के लिए। ठीक है, ये बेटा हमारी रिएक्शन है CaO + H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन हमारा, ये एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा होता है। अगले एक्सपेरिमेंट में मिलते हैं। बेटा ये आज अपना थर्ड एक्सपेरिमेंट देखेंगे। जब हम बेटा सोडियम को, ये उसकी रिएक्शन देखो, जब हम सोडियम को वाटर में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस बेटा लिबरेट हो जाएगी। ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाइड्रोजन गैस जब लिबरेट होगी तो बेटा एक साउंड के साथ लिबरेट होगी। हमने यहाँ पे बेटा सोडियम लिया हुआ है। ठीक है, सोडियम को बेटा एयर में ओपन नहीं रख सकते, इसलिए हमने इसको केरोसिन ऑयल में डिप कर रखा है। और देखो हमने बेटा बहुत छोटे छोटे पीसेस इसके काट रखे हैं। अगर हम बड़ा पीस लेंगे तो बेटा ये बड़ा पीस को, सोडियम के बड़े पीस को वाटर में डालेंगे तो बेटा ब्लास्ट भी हो सकता है, इसलिए हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस कट करके ले रखे हैं। ठीक है, देखो बेटा ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे हमने सोडियम के पीसेस रखे हुए हैं। ठीक है, लिटमस पेपर है,
जब हम चेक करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिटमस रेड से चेक करेंगे तो लिटमस रेड ब्लू हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो एक सोडियम का बहुत छोटा सा पीस लेते हैं और जैसे ही हम वाटर में डालेंगे तो देखना बेटा एक साउंड के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन फॉर्म होगी। देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये जो साउंड आ रही है ये हाइड्रोजन बन रही है, इसलिए ये साउंड आ रही है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो रही है और अब देख पा रहे हो कि बहुत पतली सी फ्लेम भी निकल रही है। ठीक है, और ये जो सोडियम है ये बेटा कंटिन्यूसली मूविंग हो रहा है वाटर में, और ये देखो बेटा अब साउंड धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। ठीक है, और ये जो सोडियम है ये बस मूवमेंट रह गया है इसका, ठीक है, वाटर के अंदर, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन चुका है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम रेड लिटमस डालेंगे तो बेटा वो ब्लू चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्यूशन होगा। लिटमस रेड को जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो बेटा ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। देखो बेटा, ये देखो मैंने इसमें रेड लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डाला तो देखो बेटा ये ब्लू कलर से चेंज हो गया। ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, इसमें थोड़ी सी हीट भी लिबरेट होती है। आप लोगों को ये रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट। बेटा ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है बेटा, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें हम बेटा सिल्वर नाइट्राइड यानी कि AgNO3 को रिएक्ट करवा रहे हैं बेटा सोडियम क्लोराइड से, NaCl से, और हमें AgCl बेटा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगा। AgCl प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये बच जाएगा। ठीक है, ये आगे रिएक्शन में और पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप देखोगे बेटा इस रिएक्शन में AgCl के आगे एक डाउनवर्ड एरो भी लगा हुआ है। इस डाउनवर्ड एरो का ये मतलब है कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमें बच गया है। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन और बचेगा, यानी कि NaNO3 का सॉल्यूशन और बचेगा। ठीक है, ये बेटा हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट होगा बेटा। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्टेंट, और ये सोडियम क्लोराइड बेटा सॉल्ट है हमारे पास। सिल्वर नाइट्रेट हमने पहले से ही डाइल्यूट फॉर्म में लिया हुआ है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट बहुत कॉस्टली होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट को हमने ऑलरेडी एक डाइल्यूट फॉर्म में ले लिया है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बेटा ये आपको पता होगा, ये कॉमन सॉल्ट होता है NaCl। ठीक है, इसका ये फार्मूला है। ठीक है, और बेटा हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं, हमारे पास बीकर में वाटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सोडियम क्लोराइड को डाइल्यूशन फॉर्म में लेके आना होगा, जैसे कि सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आना होगा, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास ऑलरेडी है। तो बेटा सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड को सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आते हैं। एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया, हम थोड़ा सा इसमें सोडियम क्लोराइड पाउडर डालेंगे। सोडियम क्लोराइड पाउडर हमने एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और डाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें बेटा वाटर ऐड करेंगे, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में बेटा वाटर ऐड करेंगे, तो ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वाटर और ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको शेक कर लेते हैं जिससे सोडियम क्लोराइड पूरा मिक्स हो जाए। ठीक है, वाटर के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाए। अब आप देखोगे बेटा सोडियम क्लोराइड कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है वाटर के अंदर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है वाटर के अंदर, एक भी सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल हमें नहीं दिख रहा। तो अब दोनों कंपाउंड्स हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म में है। अब सिल्वर नाइट्रेट को बेटा एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में और ले लेते हैं, क्योंकि हमें सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है। सिल्वर नाइट्रेट हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लिया है। ठीक है, और अब हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करेंगे। ठीक है, आप सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड में भी मिक्स कर सकते हो और सोडियम क्लोराइड को भी सिल्वर नाइट्रेट में मिक्स कर सकते हो। बहरहाल हम अभी सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड में मिक्स कर रहे हैं। बेटा ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, एक वाइट कलर का सॉल्यूशन हमें मिला है, जो कि कलर इसका है डर्टी कर्ड लाइक। ठीक है, कर्ड लाइक कलर है, इसको थोड़ा सा शेक कर लेते हैं। ठीक है, कर्ड लाइक कलर हमें मिला है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम मिक्स और अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, अब बेटा हम देखेंगे कि हमें
देखो बेटा ध्यान से, AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के कुछ पार्टिकल्स नीचे हमें दिख रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, बिल्कुल नीचे। ध्यान से देखो बेटा, अगर आप देखोगे तो सिल्वर क्लोराइड के कुछ पार्टिकल्स हमें सबसे नीचे दिखेंगे, ठीक है। देखो बेटा, कुछ देर बाद सोडियम। तो बेटा वेलकम बैक। हमने एक्सपेरिमेंट्स, 4 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स बेटा हमने अलग अलग कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब आप लौट के आओगे तो मैं आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया था, जिस भी रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, जिस भी रिएक्शन से हीट एनर्जी निकलती है, आपने एग्जाम्पल में भी देखा होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में भी देखा होगा, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में टेम्परेचर राइज हो जाए, जिस भी रिएक्शन में टेम्परेचर राइज हो जाए, उस रिएक्शन को हम लोग बेटा बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो, जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाए, टेम्परेचर में फॉल आ जाए, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाए, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बेटा कोई भी पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो तो आप बेटा बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं।